हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रतिभा ज्ञान पाठशाला में। आज हम भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण हैं। यदि आप इनको अच्छी तरह से देखते हैं तो इसमें से कोई भी प्रश्न पूछा जाता है तो आप इसको एग्ज़ाम में करके ले जाएंगे और ये आपका सही हो जाएगा। और इसका आप ध्यान से देख के चलना। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? तो दक्षिण में कौन सा महासागर है भारत के? हिंद महासागर है, आपको याद रखना है। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, मन्नारी खाड़ी और पाक जल डमरू मध्य भारत को किस देश से अलग करता है? तो किस देश से अलग करता है? मन्नारी खाड़ी और पाक जल डमरू मध्य किससे अलग करता है? श्रीलंका से करता है। आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे। ये जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, ये एग्ज़ाम में अधिकतर रिपीट होते रहते हैं। आपको इन क्वेश्चनों को अच्छी तरह से देख के चलना है। अगला प्रश्न है, भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? तो भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है। आपने ये प्रश्न कई बार एग्जाम में देखा होगा और एग्जाम दिए हैं तो कर्क रेखा गुजरती है। भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? उत्तर से दक्षिण, तो देखिए पूरब ये होता है, पश्चिम ये, उत्तर ये, दक्षिण ये। तो उत्तर से दक्षिण पूछा है, तो उत्तर से दक्षिण कितना विस्तार है? 3214 किलोमीटर। कितना? 3214 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? तो पूर्व से पश्चिम का क्या होता है? पूर्व ये होता है, पश्चिम ये होता है। तो पूछा गया है कि पूर्व से पश्चिम, तो पूर्व से पश्चिम कितना है? 2933 किलोमीटर है। 2933 किलोमीटर या 2933 किलोमीटर ही बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। कहाँ? बंगाल की खाड़ी में स्थित है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो मध्य अंडमान द्वीप सबसे बड़ा द्वीप है भारत का। मध्य अंडमान द्वीप सबसे बड़ा है भारत का। अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? तो लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? अरब सागर में स्थित है लक्षद्वीप। कहाँ? अरब सागर में स्थित है लक्षद्वीप। अगला प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? तो 2.42% है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल से 2.42% है। और जिस राज्य में हम रहते हैं उत्तराखंड में, वो भारत के अकॉर्डिंग उसका क्षेत्रफल कितना है? भारत के अकॉर्डिंग, ये विश्व के अकॉर्डिंग पूछा, भारत के अकॉर्डिंग कितना है उत्तराखंड का क्षेत्रफल? 1.69% है कुल भारत के संदर्भ में। अगला प्रश्न है, विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भारत में निवास करती है? तो विश्व की कुल जनसंख्या का 70% भारत में निवास करती है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न लगा लो। अगला प्रश्न है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,200 किलोमीटर, 263 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर है। वर्ग किलोमीटर कैसे नापते हैं? 1 किलोमीटर ऐसे और 1 किलोमीटर ऐसे, लंबाई गुणा चौड़ाई क्या होती है? वर्ग किलोमीटर होती है। ये लंबाई है, ये चौड़ाई है। तो वर्ग, एक पूरे वर्ग में ये लंबाई है, ये चौड़ाई है। तो ये क्या है? वर्ग किलोमीटर में नापते हैं जनसंख्या को। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये कर्क रेखा कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? ये 8 राज्य हैं हमारे, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो इसकी याद रखने की ट्रिक आपको क्या, आप इसको याद रखने की ट्रिक कर सकते हैं। इसका एक ट्रिक है, गरम छज पत्रिम। देखिए, गा से गुजरात हो गया, रा से राजस्थान, मा से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़, झा से झारखंड, पा से पश्चिम बंगाल, त्रि से त्रिपुरा और एम से मिजोरम। तो गरम छज पत्रिम, आप इसको याद रख सकते हैं, ये ट्रिक है, गरम छज पत्रिम। ठीक है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है,
वो अगर आप इनको देख के चलते हैं और ये ट्रिक को याद रखते हैं तो आपको एग्जाम में इससे बहुत हेल्प होने वाली है। अगला प्रश्न है, भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? तो भारत का मानक समय और ग्रीनविच समय में 5.5 घंटे का अंतर है। कितने? 5.5 घंटे का अंतर है। यदि यदि ग्रीनविच पर 12 बजे होंगे तो भारत में कितने बजे होंगे? भारत में 5:30 बजे होंगे। आपको याद रखना है कितने? यदि ग्रीनविच पर 12 बजे होंगे तो यहाँ पर कितने बजे होंगे? 5:30 बजे होंगे भारत में। अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणी छोर की दूरी कितनी है? तो भूमध्य रेखा, जो देखिए भूमध्य रेखा कौन सी होती है? ये देखिए भूमध्य रेखा होती है, ये बीच वाली रेखा भूमध्य रेखा को कहलाती है। क्या कहलाती है? तो दक्षिणी छोर की दूरी पूछी है इधर की, ये दक्षिण होता है, ये उत्तर वाला बिंदु है, ये पूर्व का, ये पश्चिम का, दक्षिण से पूछा। यहाँ से भूमध्य रेखा से दक्षिण बिंदु की दूरी कितनी है? 876 किलोमीटर है। कितनी? 876 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। 15,200 किलोमीटर है स्थल सीमा की लंबाई भारत की। ठीक है, जल सीमा की लंबाई मिला देंगे तो सारी ये हो जाती है, जब सब मिलाकर कितनी हो जाएगी? तो ये हो जाती है 21,000 कुछ हो जाती है। ठीक है, 21,700 कुछ हो जाती है। आपको ध्यान रखना है। तो अब अगर अगला प्रश्न हमारा, भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई कितनी है? 6100। कितनी है? 6,100। देखिए 6,100 ये हो गई और 15,200 ये हो गई। 15,200 में 6100 जोड़ेंगे कितनी हो जाएगी? देखिए 15,200 में 6100 जोड़ते हैं, सॉरी 6100 जोड़ेंगे तो कितनी हो जाएगी? 0,0,3,1,2 मतलब 21,300। ठीक है, मैंने बताया था 21,700, धोखे से बताया था। इनको जोड़ा कितनी हो जाती है? 21,300 हो जाती है। आपको याद रख के चलनी है। अगला प्रश्न है, भारत की कुल तटरेखा की लंबाई द्वीप समूह सहित कितनी है? तो द्वीप समूह सहित कितनी है? 7,516 किलोमीटर। 7,516 किलोमीटर है भारतीय कुल तटरेखा की लंबाई। भारत में समुद्र तटरेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो समुद्र तटरेखा के राज्यों की संख्या कितनी है? ये देखिए यहाँ पर कितनी है? गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है। टोटल कितने हो गए? 9 राज्य हो गए। देखिए गुजरात, महाराष्ट्र 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 राज्य ये भी हैं मुख्य रूप से। 8 राज्य हैं। ठीक है, वैसे 9 होना चाहिए, एक राज्य इसमें मुझे कम लग रहा है, 9 होना चाहिए। गुजरात, महाराष्ट्र 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस राज्य की समुद्र तटरेखा सबसे लंबी है? तो किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? गुजरात की तटरेखा लंबी है, सबसे ज़्यादा गुजरात की है तटरेखा लंबी। अगला प्रश्न है, भारत की, अगर एक प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय मतलब भारत किससे लगता है सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय जनपद से या किसी और देश से? तो पश्चिम बंगाल से लगता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो छूती है पश्चिम बंगाल को छूती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज़्यादा है? तो देखिए मैं प्रश्न कर रहा था अभी, जो इससे पहले बोल रहा था कि भारत की स्थल सीमा की किस देश के साथ सबसे ज़्यादा क्या है? सीमा है। बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा सीमा लगती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा भू आकृति भाग प्राचीन है? कौन सा भाग प्राचीन है? भू आकृति भाग प्राचीन है तो प्रायद्वीपीय पठार का भाग सबसे ज़्यादा प्राचीन है। ठीक है, भारत का कौन सा भू आकृति भाग प्राचीन है? तो प्रायद्वीपीय पठार का। जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है कौन सा है? अक्साई चीन। जम्मू कश्मीर का जो हिस्सा चीन के अधिकार में है कौन सा है? अक्साई चीन है। आपको याद रखना है, अक्साई चीन।
अगला प्रश्न है इसी में ही, अगला प्रश्न इसमें है, भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है? तो भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है? लद्दाख है, आपको याद रखना है। लद्दाख का पड़ता है जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में। अब लद्दाख जम्मू कश्मीर से अलग हो चुका है, इसलिए केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है जी जम्मू कश्मीर। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस देश के साथ न्यू मूर द्वीप के कारण भारत का विवाद है? तो न्यू मूर द्वीप के साथ किसका विवाद है? न्यू मूर द्वीप का बांग्लादेश के साथ है। अगला प्रश्न है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अगला प्रश्न है, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को दो भागों में बांटता है? तो कौन सा अक्षांश दो भागों में बांटता है? उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश। तो उत्तरी अक्षांश भारत को सिर्फ पूछा है ना, क्योंकि भारत हमारा कौन से गोलार्ध में पड़ता है? कौन सा? उत्तरी अक्षांश में पड़ता है। तो कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को दो भागों में बांटता है? तो कौन सा? 3.3 उत्तर की ओर। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। भारत का कौन सा राज्य तीन ओर बांग्लादेश से घिरा है? तो तीन ओर बांग्लादेश से कौन सा घिरा है? त्रिपुरा घिरा है। आपको पता है त्रिपुरा घिरा है, क्योंकि भारत का नक्शा ऐसे बनाया जाता है। त्रिपुरा यहाँ पर ऐसा करके पड़ता है त्रिपुरा। तो यही सब भारत का नक्शा है, इसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, ये भारत का नक्शा है और त्रिपुरा जो घिरा है यहाँ पर, ये त्रिपुरा होता है, तीन ओर बांग्लादेश से घिरा हुआ है। अगला प्रश्न है, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की मुख्य विशिष्टता क्या है? तो मुख्य विशिष्टता क्या है? सभी द्वीप प्रवाल उद्गम के क्षेत्र में है। प्रवाल जहाँ पर जब वो पाए जाते हैं, सब चीज़ों का सब जीव एक ही जगह पाए जाते हैं, वो प्रवाल द्वीप कहलाते हैं। इसमें जंतु, वनस्पति और ये सब घास, लीचन, ये सब एक ही जगह पाए जाते हैं, प्रवाल द्वीप कहलाते हैं। तो सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की मुख्य विशिष्टता क्या है? सभी द्वीप प्रवाल उद्गम के हैं। अगला प्रश्न है, मैकाल का पठार भारत के किस राज्य में स्थित है? तो मैकाल का पठार छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है, आपको याद रखना है। छत्तीसगढ़ की स्थापना कब हुई थी? मुझे आप बताना कब हुई थी छत्तीसगढ़ की स्थापना? छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 2000 को, 1 नवंबर 2000 को हुई थी। अगला प्रश्न है, इसी के साथ और कौन कौन से राज्यों की स्थापना हुई थी? आप मुझे इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताएं। इस दो राज्यों की स्थापना और हुई थी, उन दो राज्यों का नाम लिखकर उनकी डेट बताएं। अगला प्रश्न है, भारत और चीन की सीमा रेखा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन से हैं? भारत और चीन की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, जो भारत और चीन की सीमा को स्पर्श करते हैं। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है। अनाईमुड़ी पड़ती है तमिलनाडु में, इसका कुछ हिस्सा केरल में ही पाया जाता है। अगला प्रश्न है, आदमका पुल किन दो देशों के मध्य है? भारत और श्रीलंका के मध्य आदमका पुल है। ठीक है, आदमका पुल भारत और श्रीलंका के मध्य है, आपको याद रखना है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्य की सीमाओं को स्पर्श करता है? तो भारत का कौन सा राज्य है जो सबसे ज़्यादा अधिक राज्यों को स्पर्श करता है? उत्तर प्रदेश है, आपको नाम याद रखना है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता से पहले कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी नाम से जाना जाता था? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को काला पानी नाम से जाना जाता था। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को काला पानी के नाम से पहले जाना जाता था, और अभी सफ़ेद वाला भी आएगा। अगला प्रश्न है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा को निर्धारण किसने किया? सर सिरिल जॉन रैडक्लिफ ने। भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेखा कही जाती है, रैडक्लिफ रेखा होती है, जॉन रैडक्लिफ ने इसको बनाया था, विभाजित किया था। भारत का कौन सा राज्य चीन, नेपाल और भूटान की सीमा को स्पर्श करता है? कौन तीन राज्य करता है? भारत को भी, चीन को भी, और नेपाल को भी, और भूटान को भी कौन करता है? सिक्किम करता है, ध्यान रखना, सिक्किम। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्यों का क्रम क्या है? तो सबसे बड़ा राज्य क्या है? राजस्थान है क्षेत्रफल में, दूसरा मध्य प्रदेश है, तीसरा महाराष्ट्र है, और जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा
क्या है, सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ किस राज्य में है, मध्य प्रदेश में स्थित हैं। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में, आपको याद रख के चलना है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सैडल पीक है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछे जाते हैं ये, आपको इनको बहुत ध्यान से और देख के चलना है। अगला प्रश्न है, दक्कन का पठार किन राज्यों में स्थित है। दक्कन का पठार महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में स्थित है, आपको ये देख के चलना है। अगला प्रश्न है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं। तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ तमिलनाडु राज्य में स्थित हैं, आपको ध्यान रखना है। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड की रेखा कब निर्धारित की गई थी। तो 15 अगस्त 1947 को की गई थी, भारत और पाकिस्तान के बीच। अगला प्रश्न है, महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ किन दो राज्यों के तट पर हैं। तो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के तट पर हैं महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ। अगला प्रश्न है, पंबन द्वीप कहाँ स्थित है। तो पंबन द्वीप मन्नार की खाड़ी में स्थित है, आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, डूरन रेखा जो भारत और अफगानिस्तान के बीच है कब निर्धारित की गई थी। 1896 में की गई थी। किस किस के मध्य में है, एक प्रश्न तो हमारा यही बन जाता है, डूरन रेखा किस किस के मध्य है, भारत और अफगानिस्तान के मध्य है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत की, देखिए अब तो ये भारत और बांग्लादेश के बीच में पहुंच चुकी है, इसलिए क्योंकि जो हिस्सा था वो अब उधर पहुंच चुका है बांग्लादेश में, इसलिए आपको कहीं कहीं ये भी मिलता है कि डूरन रेखा किस किसके मध्य है। तो आपको सबसे पहले याद रखना है, डूरन रेखा भारत और पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सॉरी भारत और अफगानिस्तान, और भारत और अफगानिस्तान ना हो तो आप याद रखना बांग्लादेश और अफगानिस्तान के मध्य, याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है। वो भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है, चिल्का झील है। चिल्का झील कहाँ पड़ती है, उड़ीसा में पड़ती है। मीठे पानी की झील सबसे बड़ी कौन सी है, मीठे पानी की झील बताना है आपको, मीठे पानी की झील कौन सी है, बुलर झील है। कौन सी, बुलर झील है, जो जम्मू कश्मीर राज्य में पड़ती है। मीठे पानी की झील की सबसे बड़ी झील कौन सी है, देखिए ये पूछा, ये आ गया यहीं पर। तो अगला प्रश्न है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो खारे पानी की सबसे बड़ी झील सांवर झील, राजस्थान राज्य में पड़ती है। सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, इंदिरा गांधी सागर झील है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, गरोसोपा या जोंग जलप्रपात सबसे ऊंचा है। ठीक है, याद रखना है। गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। तो गंगा नदी कहाँ से निकलती है, गौमुख से निकलती है, गंगोत्री इसका उद्गम स्थल है, मुख्य रूप से गौमुख से निकलती है। गौमुख कहाँ पड़ता है, उत्तराखंड राज्य में पड़ता है। उत्तराखंड राज्य के गौमुख कहाँ पड़ता है, उत्तराखंड राज्य के कौन से जिले में पड़ता है, उत्तरकाशी में। कौन जिले में, उत्तरकाशी में पड़ता है। अगला प्रश्न है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, ये हो गया। नर्मदा नदी जो अमरकंटक से उद्गत होती है वह किस राज्य में है। तो वो किस राज्य में है, मध्य प्रदेश में। आप याद रखना, नर्मदा नदी जो अमरकंटक से उद्गत होती है किस राज्य में, मध्य प्रदेश राज्य में। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है। गंगा और ब्रह्मपुत्र की जलधारा किस नाम से जानी जाती है, मेघना के नाम से जाना जाता है। गंगा और ब्रह्मपुत्र जब मिलते हैं तब इनको, गंगा और ब्रह्मपुत्र का मिलन होता है तो ये मेघना के नाम से आगे बढ़ती हैं। अगला प्रश्न है, भारत की कौन सी नदी डेल्टा बनाती है। तो डेल्टा कौन सी बनाती है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी डेल्टा बनाती है। और ऐसी कौन सी नदी है जो एक्सचूरी बनाती हैं, एक्सचूरी बनाती हैं। एक्सचूरी कौन कौन सी नदी बनाती हैं, नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती नदियाँ एक्सचूरी बनाती हैं, याद रखना है आपको। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो कोसी नदी को कहा जाता है। यहाँ पर हर साल बिहार में क्या होती है, कोसी नदी के कारण बाढ़ आ जाती है, इसलिए बिहार का शोक किसे कहते हैं, कोसी नदी को कहा जाता है। कोसी नदी बंगाल का शोक कही जाती है। कौन सी नदी बंगाल का शोक कही जाती है। तो बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। देखिए, बिहार का शोक कहाँ कहा जाता है, बिहार में हर समय बाढ़ आती है, तो बिहार में जो बाढ़ आती है कोसी नदी के कारण आ जाती है, तो इसे कोसी को बिहार का शोक कहते हैं, और दामोदर को नदी को कहते हैं बंगाल का शोक, क्योंकि बंगाल में हर वर्ष में बाढ़ आ जाती है, आपको याद रखना है। कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है। तो नर्मदा नदी क्या है, भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है। अगला प्रश्न है,
प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी है। और दक्षिण भारत की प्रायद्वीप सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र है। ठीक है। अगला प्रश्न है, कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? तो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी जल विवाद है। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत के पठारी प्रदेशों को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? तो कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? नर्मदा नदी दो भागों में विभाजित करती है। अगला है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है। ये टिहरी बांध कहाँ पर है? ये हमारा उत्तराखंड राज्य में स्थित है। कौन कौन सी नदियों के संगम पर स्थित है? ये भागीरथी और भिलंगना के संगम पर स्थित है। भागीरथी और भिलंगना कितना ऊंचा है? 260.5 मीटर ऊंचा है। ठीक है, आपको याद रखना है, उत्तराखंड राज्य में है, भागीरथी भिलंगना के संगम पर है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? सबसे लंबा बांध पूछा जाएगा भारत का सबसे लंबा बांध पूछा जाता है बारालांगड़ा। कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो नर्मदा, ताप्ती। ये प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ये प्रश्न रिपीट हुए हैं। चलिए, ये प्रश्न भी रिपीट हुआ है। अगला देखते हैं, टिहरी बांध। हाँ, यहाँ से टिहरी बांध की नदियों के संगम पर है? भागीरथी और भिलंगना के संगम पर है। अभी मैंने बताया था, भागीरथी और भिलंगना के संगम पर है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2, इसे गार्डविन ऑस्टिन भी कहते हैं। भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जो जम्मू कश्मीर राज्य में पड़ती है। भारत में हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा है। हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। दोनों में अंतर है। भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाएगी तो K2 गार्डविन ऑस्टिन आएगी। भारत में हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी आएगी तो कंचनजंगा आएगी। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला आएगी तो अरावली आएगी। कौन सी? अरावली। और सबसे नई पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो शिवालिक। कौन सी? शिवालिक है। ठीक है, आपको याद रखना। अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? गुरु शिखर कहलाता है। क्या? गुरु शिखर कहलाता है। अगला प्रश्न है, कौन सी पर्वतमाला सह्याद्री के नाम से जानी जाती है? तो पश्चिमी घाट के नाम से जानी जाती है। अब ये प्रश्न पूछा गया था, अधिशासी अधिकारी एग्जाम जो हुआ था उत्तराखंड में, उसका ये पूछा गया था प्रश्न कि कौन सी पर्वतमाला सह्याद्री के नाम से भी जानी जाती है? पश्चिमी घाट को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, कार्डम पहाड़ी या इलायची की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? तो केरल राज्य में है। कहाँ? केरल राज्य में स्थित हैं। अगला प्रश्न है, याद रखना, टिहरी बांध। ये प्रश्न रिपीट है, ये भी रिपीट हुआ है। तो अगला प्रश्न है, जो पालघाट दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है? तो पालघाट दर्रा केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। ये भी अभी पूछा गया था, उत्तराखंड राज्य में अधिशासी अधिकारी का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था ये। ठीक है, आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको ये देख के चलना है और ये बार बार रिपीट होने वाला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है। नासिक और मुंबई से कौन सा दर्रा जोड़ता है? नासिक और मुंबई से थालघाट दर्रा जोड़ता है। अगला प्रश्न है, कोलकाता और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? कोलकाता और मुंबई को भोरघाट दर्रा जोड़ता है। अगला प्रश्न है, भारत की जलवायु कैसी है? तो भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है? दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है। सबसे अधिक वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसून से। अगला प्रश्न है, हाँ, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो मासीनराम में होती है। सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? मासीनराम में होती है। अगला प्रश्न है, मासीनराम और चेरापूंजी में सबसे अधिक
अधिक वर्षा का क्या कारण है? पहाड़ियों की कीप की तरह आकृति। क्या है? पहाड़ियों की कीप की तरह आकृति, ऐसे ऐसे आकृति है पहाड़ियों की कीप की तरह आकृति, इसलिए वहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। अगला प्रश्न है, भारत में शीतकालीन वर्षा कहाँ होती है? तो शीतकालीन वर्षा तमिलनाडु और उड़ीसा में होती है। क्यों होती है? लौटते हुए मानसून के कारण। इसके लौटते हुए मानसून, जब मानसून प्रवेश करता है तो बरसात पूरे भारत में होती है। जब मानसून लौटता होता है सर्दी के मौसम में क्या होता है? मानसून जब शीत का मौसम आता है, सर्दी का मौसम आता है, तो मानसून लौटने लगता है। तो लौटते हुए कहाँ वर्षा करते होती है? तमिलनाडु में होती है। मानसून किस भाषा का शब्द है? तो मानसून अरबी भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे प्रमुख वनस्पति कौन सी है? तो भारत में सबसे प्रमुख वनस्पति पतझड़ वन है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सबसे कम वन पाए जाते हैं? हरियाणा राज्य में पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा। सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं सबसे अधिक वन। अगला प्रश्न है, दलदली एवं ज्वार भाटा वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनों को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? वनों को कहा जाता है मैंग्रोव कहा जाता है। क्या? मैंग्रोव। क्या कहा जाता है? मैंग्रोव कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया है? जिम कॉर्बेट नैनीताल उत्तराखंड में। सबसे पहला जब पूछा जाता है किस स्थान पर राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया था सर्वप्रथम, तो उत्तराखंड में हमारा किया गया था 1936 में किया गया था जी। ठीक है, इसका 1957 में नाम कर दिया था। इसका 1957 में नाम कर दिया गया था जिम कॉर्बेट नाम। पहले क्या था? गंगा वैली पार्क नाम था इसका। इसका 1957 में जिम कॉर्बेट के नाम पर रख दिया गया था इसका नाम। भारत में बाघ परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया था? तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू किया गया था। भारत में किस राज्य को टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है? तो मध्य प्रदेश को टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में किस प्रकार की मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है भारत में। अगला प्रश्न है, लाल रंग किसके कारण होता है? तो लौह ऑक्साइड के कारण लाल रंग होता है। किसके कारण? लाल मिट्टी का रंग लौह ऑक्साइड के कारण होता है। अगला प्रश्न है, लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो लावा के प्रवाह से काली मिट्टी का निर्माण होता है, आप याद रखेंगे। खरीफ की फसल कौन सी है? तो खरीफ की और रबी की फसल पूछी जाती हैं। तो खरीफ की फसल कौन कौन सी होती हैं? खरीफ की फसल होती हैं धान, गन्ना। ठीक है, ये कौन कौन सी होती हैं? खरीफ की फसलें होती हैं। और रबी की फसलें कौन सी होती हैं? रबी की फसलें होती हैं गेहूँ, चना, मटर, जौ, सरसों, आलू आदि क्या होती हैं? रबी की फसल होती हैं। आपको रबी की फसल और खरीफ की फसल में अंतर पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है, जायद की फसल कौन सी होती हैं? जायद की फसल खरबूजा, खीरा, ककड़ी, जो पानी वाली फसलें होती हैं, इनमें पानी अधिकतर पाया जाता है, जो गर्मी के मौसम में उत्पादन होती हैं, वो खरीफ के मौसम में खरीफ की फसल कहलाती हैं। अगला प्रश्न है, नकदी फसल किसे कहते हैं? देखिए, अभी ये भी प्रश्न अभी आया था उत्तराखंड में, आदिशासी अधिकारी एग्जाम हुआ था, उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया था। तो नकदी फसल कौन सी होती है? गन्ना, रबड़, तंबाकू, कपास, सूरजमुखी आदि। तो ये क्या है? नकदी फसल है। मतलब ये नकदी फसल क्यों कहलाती हैं? क्योंकि ये इनसे इनको बेचकर और अधिक से अधिक पैसा या व्यापार के उद्देश्य से इन्हें उगाया जाता है। भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? खाद्य फसल सबसे ज़्यादा कौन सी है? चावल को उत्पादन या चावल का उपभोग ज़्यादा होता है भारत में। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहता है? हरित क्रांति का जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। तो ये भी अभी अधिशासी अधिकारी का एग्जाम हुआ था उत्तराखंड में, ये पूछा गया था। देखिए, अब तक यहाँ पर जितनी मैंने अब प्रश्न पढ़ा है, 5 से 6 प्रश्न ऐसे अभी तक मिले हैं जो अधिशासी अधिकारी एग्जाम में पूछे गए थे। इसलिए आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देख के चलना, क्योंकि यदि आप इसको वीडियो को अच्छी तरह देखते हैं तो आपको एग्जाम में इससे बहुत हेल्प होगी। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है, दूध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दूध उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। याद रखना, अभी पूछा गया था इसी अधिशासी अधिकारी एग्जाम में, ये भी प्रश्न आया था इसी से संबंधित कि श्वेत क्रांति का जनक किसे कहता है? तो वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है, आपको याद रखना है। भारत में दूध उत्पादन से संबंधित ऑपरेशन फ्लड का जनक कौन से? तो देखिए, अभी ये मैंने बताया था, वर्गीज कुरियन है।
ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो मैं आज आपको करा रहा हूँ। यदि आप इसको बहुत अच्छी तरह से देखते हैं आप, तो आपको आने वाले परीक्षा में इससे बहुत हेल्प मिलने वाली है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक ऊर्जा किससे की जाती है? तो किससे प्राप्त की जाती है? प्राप्त की जाती है ताप थर्मल या थर्मल पावर। ठीक है, किससे की जाती है? भारत में सबसे अधिक ऊर्जा ताप थर्मल से। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है? तो और यह कब शुरू हुआ था? तो यह है अप्सरा है और 1956 में शुरू किया गया था। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है? अप्सरा है, जो 1956 में शुरू किया गया था। भारत में परमाणु ऊर्जा का शुभारंभ कहाँ से हुआ है? तो परमाणु ऊर्जा का शुभारंभ तारापुर महाराष्ट्र से हुआ है। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी है? तो भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है और कौन सी है? तो ये है हमारी शिव समुद्रम परियोजना है, जो कावेरी नदी पर स्थित है। आपको बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, देश का पहला लौह इस्पात कारखाना कब और कहाँ पर है? मतलब कब स्थापित किया गया था और कहाँ पर है ये? तो 1857 को स्थापित किया गया था लोहा कारखाना, ओल्ड कुल्टी पश्चिम बंगाल में है ये। अगला प्रश्न है, निजी क्षेत्र में स्टील का कौन सा कारखाना सबसे पुराना है? तो निजी क्षेत्र का जो कारखाना है स्टील का, वो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिक्सो है, टिक्सो, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, लोहा अयस्क सबसे अधिक किस राज्य में पाया जाता है? तो झारखंड में सबसे ज़्यादा पाया जाता है लोहा अयस्क, आपको याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये सारे। जाबर की खान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? जाबर की खान जस्ता उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, द्वितीय योजना काल में लगाए गए 3 नए कारखाने कौन से थे? तो कौन कौन थे? भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला, ये क्या है? दूसरी पंचवर्षीय योजना में लगाए गए थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH7 भारतीय वाराणसी से कन्याकुमारी तक गुजरता है, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम भारतीय रेल है। सार्वजनिक मतलब जिसमें सरकार का अधिकार है। ठीक है, कौन सा है? भारतीय रेल है। भारत में प्रथम यात्री रेल कब चली थी? तो 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच में। मुंबई से ठाणे, ठाणे कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में भी एक जगह है, वहीं से। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली? तो प्रथम विद्युत रेल 1925 में चली थी, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारत में वायु परिवहन का शुभारंभ कब हुआ था? तो वायु परिवहन का शुभारंभ 1912 में हुआ था। अगला प्रश्न है, किस स्थान पर 1911 में ईस्वी में विश्व की प्रथम हवाई डाक सेवा प्रारंभ की गई थी? तो इलाहाबाद से नैनी के बीच में प्रारंभ की गई थी हवाई सेवा डाक। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी कहाँ है? तो फुरसतगंज उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, आपको याद रखना है। किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो मुंबई बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है गंगावरम बंदरगाह, आंध्र प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? तो भारत में सबसे अधिक डाकघर हैं विश्व के। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो गोरखपुर है सबसे। ठीक है, कौन सा? गोरखपुर सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है, गोरखपुर, आपको याद रखना। गोरखपुर कौन सा? गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है। अगला प्रश्न, भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी गाड़ी चलती है? समझौता व थार एक्सप्रेस चलती हैं, 2 चलती हैं, समझौता और थार एक्सप्रेस चलती हैं। अगला प्रश्न है, कोंकण रेल मार्ग किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है? तो पश्चिमी घाट से होकर गुजरता है कोंकण। ठीक है, अगला प्रश्न है, कौन सा बंदरगाह भारतीय समुद्री व्यापार का पूर्वी द्वार कहलाता है? तो पूर्वी द्वार कौन सा है? कोलकाता, हल्दिया। अगला प्रश्न है, डॉल्फिन नोज नामक चट्टान के पीछे कौन सा बंदरगाह है? तो डॉल्फिन नोज नामक चट्टान के पीछे विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश बंदरगाह है। अगला प्रश्न है, सेतु समुद्रम परियोजना किससे जोड़ती है? तो
किसे जोड़ती है? मन्नार की खाड़ी व पाक जल डमरू मध्य को जोड़ती है। सेतु समुद्र परियोजना मन्नार की खाड़ी और पाक जल डमरू मध्य को जोड़ती है। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा बंदरगाह ज्वारीय है? तो कौन सा बंदरगाह ज्वारीय? कंडाला बंदरगाह ज्वारीय है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अगला प्रश्न, ये हमारे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न थे। ये बार बार परीक्षा में रिपीट होते हैं और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न जितने भी मैंने आपको कराए हैं, कम से कम 8 से 9 प्रश्न जो अधिशासी अधिकारी का उत्तराखंड में एग्जाम हुआ था उसमें पूछे गए थे। इसी में से ही यदि आप इनको अच्छी तरह देखते हैं तो आगामी एग्जाम में आप प्रश्न को हल अच्छी तरह कर ले जाएंगे और आप इन प्रश्नों को अच्छी से हल कर सकेंगे। इसलिए आप इन प्रश्नों को अच्छी तरह देख के चलें और इन प्रश्नों को याद रखने की कोशिश करें। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।